अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। केस तो 8 साल पुराना है, लेकिन मामला आज से 11 साल पहले शुरू हुआ और ये मामला आज बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंचता नजर आ रहा है। ममनुआ फंडिंग केस तो इलेक्शन कमीशन में 2014 में पहुंचा, मगर ये मामला शुरू 2011 में हो गया था, जब तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने दावा किया कि उन्होंने 2011 से ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को खतूत लिखे और फिर उन्होंने सितंबर 2011 में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को एक खत लिखा और निशानदही की कि पार्टी में माली मामला ठीक नहीं हैं। फिर वो पार्टी में और इमरान खान के सामने ये मामला उठाते रहे, मगर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और फिर 2014 में अकबर एस बाबर ये मामला इलेक्शन कमीशन में ले गए, जहां से 8 साल के बाद एक अहम फैसला सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से चंदे के नाम पर ममनुआ फंड हासिल करने वाली जमात करार दे दिया है और तहरीक इंसाफ के फंड जब्त करने से मुताल्लिक पार्टी को नोटिस भी जारी कर दिया है और हिदायत की है कि इस केस में जो मजीद कार्रवाई कानून के मुताबिक बनती है वो की जाए, जिसमें यह केस वफाकी हुकूमत को भेजना भी शामिल है। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को मुस्तरद करके इसे चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, मगर इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में जो तफसीलात बताई हैं उसमें इमरान खान को एक पार्टी सरबराह की हैसियत से कवानीन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम करार दिया है और वाज़ेह किया है कि इमरान खान की तरफ से जो फॉर्म 1 के सर्टिफिकेट्स जमा कराए गए हैं वो गलत हैं। अब क्या इसके नताइज सिर्फ इमरान खान पर होंगे या बतौर सियासी जमात तहरीक इंसाफ पर भी होंगे? इलेक्शन कमीशन का फैसला आला अदालतों में बरकरार रह पाएगा या नहीं? आने वाले दिन तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की सियासत के लिए अहम होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस से मुताल्लिक आज 70 सफ़हात पर मबनी फैसला जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक कमीशन इस बात से मुतमईन है कि जो इमदाद और चंदा तहरीक इंसाफ ने हासिल किया है वो ममनुआ ज़राए से हासिल किया है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी बुटॉन क्रिकेट की तरफ से आए $21 लाख भी शामिल हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जानते हुए रजामंदी के साथ आरिफ नकवी की बुटॉन क्रिकेट नामी कंपनी से ममनुआ फंड्स हासिल किए। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने जानते हुए और रजामंदी के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से $49,000 के ममनुआ फंड्स हासिल किए। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने जानते हुए और रजामंदी के साथ ई प्लैनेट नामी गैर मुल्की कंपनी जो स्विट्जरलैंड में कायम है उससे $1 लाख वसूल किए। इसके अलावा दीगर कंपनी से भी फंडिंग ली गई और पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जानते हुए और रजामंदी के साथ पीटीआई कनाडा कॉरपोरेशन से $2,79,000 और पीटीआई यूके पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से £7,92,000 हासिल किए। फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अपनी अमरीकी कंपनियों के जरिए 34 गैर मुल्की शहरियों और 351 गैर मुल्की कंपनियों से ममनुआ फंड्स हासिल किए और पाकिस्तान पॉलिटिकल ऑर्डर के आर्टिकल 2 और 6(3) की खिलाफ वर्जी की गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ने रुमिता शेट्टी नामी अमरीकी कारोबारी खातून जो भारतीय निजात हैं उनसे अतिये की मद में $13,750 हासिल किए और गैर मुल्की शहरियों से अतिये की मद में ममनुआ फंड्स हासिल किए। इससे पाकिस्तान पॉलिटिकल ऑर्डर के आर्टिकल 2 और 6(3) की खिलाफ वर्जी की गई और मजमूई तौर पर गैर मुल्की शहरियों, मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों से तहरीक इंसाफ ने चंदे के नाम पर जो ममनुआ फंड्स हासिल किए उसमें $51 लाख शामिल हैं और पाकिस्तानी रुपयों में जो ममनुआ फंड्स हासिल किए वो रकम 22 करोड़ से जायद है। बरतानवी पाउंड्स में जो ममनुआ फंड हासिल किया गया वो £7,92,000 है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब दाखिल करते वक्त सिर्फ 8 अकाउंट्स की मिल्कियत तस्लीम की, जबकि 13 अकाउंट्स को तहरीक इंसाफ ने नामालूम अकाउंट्स करार दे दिया और कहा कि उनसे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो डेटा स्टेट बैंक से हासिल किया गया उससे जाहिर होता है कि तमाम 13 अकाउंट्स जिन्हें तहरीक इंसाफ ने तस्लीम करने से इनकार किया वो अकाउंट्स तहरीक इंसाफ की मरकजी और सूबाई सीनियर क़यादत की तरफ से खोले गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने मजीद 3 अकाउंट्स भी जाहिर नहीं किए जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप चला रही थी। पीटीआई की तरफ से 16 अकाउंट्स को जाहिर ना करना और उन्हें छुपाना पीटीआई की क़यादत की तरफ से एक संगीन गलती थी जो आइन के आर्टिकल 17 की शिक 3 की खिलाफ वर्जी है और ये अकाउंट्स तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं ने खोले और चलाए उनमें इमरान इस्माइल, असद कैसर, कासिम खान सूरी, मियां महमूद उर रशीद और दीगर शामिल थे। फैसले के मुताबिक बैंक इस्लामी इस्लामाबाद का एक अकाउंट इमरान खान की दरख्वास्त पर पीटीआई डिजास्टर फंड के नाम से खोला गया, जिसकी दरख्वास्त पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के दस्तखत भी हैं। इस अकाउंट से 2 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद की रकम निकाली गई और 3 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद की रकम डिपॉजिट की गई। इस अकाउंट से भी तहरीक इंसाफ ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। इसी तरह हबीब बैंक इस्लामाबाद का एक अकाउंट जो तहरीक इंसाफ ने जाहिर नहीं किया वो इमरान खान की अपनी दरख्वास्त पर खोला गया था।
और इस दरख्वास्त पर इमरान खान और दीगर के दस्तखत भी मौजूद हैं। इस अकाउंट से $51,000 से ज़ायद की रकम निकाली गई और इतनी ही रकम इस अकाउंट में डिपॉजिट भी की गई थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक और अकाउंट हबीब बैंक इस्लामाबाद में भी खोला गया और इमरान खान की दरख्वास्त पर ही खोला गया, लेकिन उसे भी जाहिर नहीं किया गया। इस अकाउंट में 8 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद की रकम निकाली गई और 8 करोड़ 60 लाख से ज़ायद की रकम इस अकाउंट में डिपॉजिट की गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ जिन अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार करती रही, उन्हीं अकाउंट्स के जरिए अपने जाहिर शुदा अकाउंट्स के साथ ट्रांजैक्शंस भी करती रही। इसकी मिसाल देते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा कि मालूमात के मुताबिक 1 करोड़ 19 लाख की रकम गैर जाहिर शुदा हबीब बैंक इस्लामाबाद के अकाउंट से PTI के जाहिर शुदा हबीब बैंक के अकाउंट में डाली गई और इन ट्रांजैक्शन से जाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ इन गैर जाहिर शुदा अकाउंट से मुताल्लिक मालूमात रखती थी और इन अकाउंट से ट्रांजैक्शंस भी कर रही थी। इसलिए तहरीक इंसाफ का इन अकाउंट्स की नफी करने का मौक़िफ़ और इन्हें नामालूम करार देने के मौक़िफ़ को गैर कानूनी समझकर तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनसे स्टेट बैंक के क़वाइद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के दीगर जाहिर शुदा और गैर जाहिर शुदा अकाउंट्स के दरमियान ट्रांजैक्शंस की तफसीलात भी अपने फैसले में बताई हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने जिन 13 अकाउंट्स को नामालूम और गैर मुतल्लिका करार दिया, जिन्हें दरअसल तहरीक इंसाफ के रहनुमा चला रहे थे, उन 13 अकाउंट्स में 2008 से लेकर 2013 तक 21 करोड़ 50 लाख से ज़ायद की रकम वसूल की गई और 19 करोड़ 95 लाख से ज़ायद की रकम निकाली गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के अकाउंट से मुताल्लिक जो फॉर्म 1 सर्टिफिकेट्स इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं, उनमें इस बात की तस्दीक की है उन्होंने कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक ऑपरेट कर रही है और ये डिक्लेरेशन दिया है कि पार्टी के ज़राए आमदनी आर्टिकल 17 की शिक 3 के तहत मुताबिकत रखते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक एक सियासी जमात के सरबराह होने की हैसियत से इमरान खान इस बात के पाबंद थे कि वो यकीनी बनाते कि इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम चीज़ें जाहिर हों। हमारे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है, इससे हम ये करार देते हैं कि इमरान खान पाकिस्तानी कवानीन के तहत अपने फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 2008 से 2013 तक जो फॉर्म और दस्तखतशुदा सर्टिफिकेट जमा कराया है, वो इन अकाउंटिंग मालूमात से मुताबिकत नहीं रखता जो स्टेट बैंक के जरिए मुख्तलिफ बैंकों से हासिल की गई हैं। इमरान खान ने 5 साल तक जो चीज़ें जमा कराई हैं, वो मजमूई तौर पर गलत हैं। सिर्फ यही नहीं, इस कमीशन के सामने जांच पड़ताल और समाअत के दौरान भी तहरीक इंसाफ ने अपने फंड से मुताल्लिक ज़राए को मुकम्मल तौर पर जाहिर होने से छुपाया और रोके रखा। इसलिए कमीशन मौजूदा रिकॉर्ड की रोशनी में यह करार देता है कि यह केस आर्टिकल 17 की शिक 3 और पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर के आर्टिकल 6 की शिक 3 और आर्टिकल 2 की झेली शिक C के ज़मरे में आता है। इसलिए कमीशन हिदायत करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी रूल्स के तहत नोटिस जारी किया जाए और पूछा जाए कि इन ममनुआ फंड्स को क्यों जब्त ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन यह हिदायत भी करता है कि इस फैसले की रोशनी में कोई भी कार्रवाई कानून के मुताबिक हो, उसका आगाज़ किया जाए, जिसमें इस केस को वफाकी हुकूमत को भेजना भी शामिल है। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला था और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को जिन शिकों की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब करार दिया है, इसमें पहली शिक आइन के आर्टिकल 17 की शिक 3 है। इस शिक के मुताबिक सियासी जमात कानून के मुताबिक अपने फंड्स के ज़राए आमदनी की जवाबदेह है। इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 6 की शिक 3 कहती है कि कोई भी इमदाद बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी भी गैर मुल्की हुकूमत, मल्टीनेशनल या मुल्क की सरकारी या प्राइवेट कंपनी या एसोसिएशन की तरफ से आए तो वो ममनुआ तसव्वुर की जाएगी और सियासी जमातें सिर्फ इनफरादी हैसियत में लोगों से इमदाद ले सकती हैं। जबकि पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर के आर्टिकल 2 की झेली शिक C की क्लॉज 3 कहती है कि फॉरेन एडेड पार्टी वो पार्टी होगी जो कोई भी इमदाद माली या दीगर किसी भी गैर मुल्की हुकूमत, सियासी जमात या गैर मुल्की शहरियों से लेती है। अब ये 3 कवानीन का इतलाक इस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ने किया है। मामला वफाकी हुकूमत को भिजवाने की भी हिदायत की है और तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंड्स को जब्त करने से मुताल्लिक पार्टी को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। जबकि तहरीक इंसाफ ने इस पूरे मामले पर एक दिलचस्प मौक़िफ़ इख्तियार किया है। आज तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को ऑडिटेड अकाउंट्स मिलते हैं और जब ऑडिटर कह रहा है कि सारे अकाउंट्स लीगल हैं तो मैं वही करूंगा। इमरान खान को जब 16 अकाउंट्स का पता ही नहीं तो वो ये अकाउंट्स कैसे जाहिर करेंगे? मिस डिक्लेरेशन नहीं की ना। देखिए ना, मैं इमरान खान को एक ऑडिटेड अकाउंट मिलते हैं। हम अपने अकाउंटेंट से कह रहे हैं, जैसे मसलन नारफ नकवी का आप लेते हैं, मुझे मेरा ऑडिटर कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स लीगल हैं, मैं अपने अकाउंटेंट के ऊपर बिलीव करके साइन कर दूंगा। तो मुझे तो जो बताया जा रहा है, मैंने तो अपने जो फैक्ट्स जो मुझे मालूम है उसी के ऊपर करना है ना। ये जो 16 अकाउंट्स जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो ये हम उसका जवाब भी बाद में दे देंगे।
तो दिलचस्प बात यह है कि जो अकाउंट जाहिर नहीं किए हैं और जिनसे मुतालिक फवाद चौधरी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को इनका इल्म नहीं है, उनमें से बाज़ अकाउंट्स को खोलने की दरख्वास्त इमरान खान ने दी थी, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं और उन दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान के दस्तखत मौजूद हैं। इसी तरह जो इस केस में सबसे अहम मामला सामने आया है वो गैर मुल्की शहरी और कंपनियों से मुतालिक फंड्स हासिल करने का है, जिन पर पाकिस्तान में पाबंदी है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में आरिफ नकवी की बुटौन क्रिकेट नामी कंपनी से तहरीक इंसाफ को $21 लाख की अदायगी का भी जिक्र किया है, जबकि फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी के मुताबिक यह पैसे गैर मुल्की पाकिस्तानियों से नहीं बल्कि आरिफ नकवी की कंपनी अबराज से आए। इसके अलावा $12 लाख मुत्तहदा अरब अमारात के शेख अल नयान से आए और जाहिर है ये भी पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी है। अब हुकूमत इस हवाले से कार्रवाई का इंदिया दे रही है, जबकि तहरीक इंसाफ अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि इस फैसले से गैर मुल्की फंडिंग साबित नहीं हुई है, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को बदनीयती पर मबनी करार देकर मुस्तरद कर दिया है, इसे चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। अकबर इस बाबर जो तहरीक इंसाफ के बानी रुकन थे और जो गुज़िश्ता 8 सालों से ये केस लड़ रहे थे, पहले उससे मौक़िफ़ मालूम करते हैं, फिर हुकूमत से मौक़िफ़ मालूम करेंगे। हमने तहरीक इंसाफ को भी दावत दी है, लाइव प्रोग्राम है, वो भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। अकबर इस बाबर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है एक लंबा अरसा आपने ये केस लड़ा है, मगर तहरीक इंसाफ का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और कुछ अर्सा पहले ये मौक़िफ़ आ गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ममनुआ फंडिंग होगी तो जब्त हो जाएगी। इमरान खान को भला इसका क्या पता है कि जो ऑडिटर है या जो अकाउंटेंट है उसने जो कह दिया, इमरान खान ने दस्तखत करके दे दिया। आप समझते हैं कि कम से कम खान साहब को ये माइन्यूट डिटेल्स कैसे पता हो सकती थी कि किस गैर मुल्की शहरी ने किसी गैर मुल्की कंपनी के ज़रिए $100, $500, $1000 भेजे हैं और ये जो उनकी प्ली है वो दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दोबारा मदऊ किया। देखिए, आज का जो फ़ैसला है ये एक तारीख़ी फ़ैसला है और इसमें बेसिकली मेरी नज़र में जो तमाम इल्ज़ामात थे, मैंने सरसरी इसका जायज़ा लिया तो तमाम मेरे इल्ज़ामात जो थे वो साबित हो गए आज के फ़ैसले में। यानी गैर मुल्कियों ने फ़ंडिंग की, गैर मुल्की कंपनियों से फ़ंडिंग हुई, अकाउंट्स को छुपाया गया, मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसा आया और पार्टी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो साल हा साल झूठे सर्टिफिकेट्स जमा कराए, यानी 5 साल चूँकि रिव्यू पीरियड था, 5 साल झूठे। अब ये जो लाइलमी की बात है ये मेरा ख़्याल है लास्ट रेफ्यूज होता है कि आपने ख़ुद अपने इस प्रोग्राम के इफ्तिताह में कहा कि मैंने इनको एक सितंबर 2011 में 7 सफ़ों का ख़त लिखा जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो हाई कोर्ट्स के रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं उस वक्त इनको निशानदेही करके बता रहा हूँ कि आपकी पार्टी में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, अमेरिका में कंपनियां रजिस्टर हुई हैं जिसके ज़रिए फ़ंडिंग हो रही है और ये तमाम अमल जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 की सरियन खिलाफ वर्जी है। तो जब मैं उनके इल्म में ये बात ज़ाती तौर पे लाता हूँ और फिर जिन अकाउंट्स को उन्होंने अपने दस्तखतों से खोला, अपने दस्तखतों से ऑपरेट किया, उससे भी लाइलमी का इजहार करना मेरे नज़दीक ये मज़ा का खेज़ है, क्योंकि इनके पास कोई आर्गूमेंट, कोई लॉजिक, कोई एविडेंस नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि जब वूटन का पैसा, ये तमाम जो गैर कानूनी पैसा है ये बाय द वे ये स्टेट बैंक के ज़रिए बरामद हुआ है। पीटीआई ने किसी भी दस्तावेज़ में इन सालों में इन कंपनियों को छुपाने की कोशिश की है। ये तो जब स्टेट बैंक से रिकॉर्ड आया और स्क्रूटनी कमेटी ने ये फैसला किया कि हम ना अकबर बाबर के जो दस्तावेज़ात हैं उस पर इन्हिसार करेंगे, ना पीटीआई के, सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक पे करेंगे, तो फिर ये कंपनियां निकली और ये तमाम मामलात निकले। और अमेरिका की जो कंपनी है उसका जिक्र तो मेरे उस लेटर में मौजूद है जो मैंने सितंबर 11 में लिखा। तो ये जो लाइलमी की बात कर रहे हैं ये बड़ी अफसोसनाक है। देखिए, आज का जो फैसला है, पहले तो ये इल्ज़ाम होते थे, मेरे इल्ज़ामात थे, मैं उनको बारहा टीवी पे लाके साबित करने की कोशिश करता था। अब इल्ज़ामात साबित हो गए हैं, अब ये उन पे एक फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। अब क्योंकि कानूनी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत एक रिक्वायरमेंट थी 2002 के तहत कि आपको एक शो कॉज दिया जाता है, वो फ़र्द जुर्म अब शो कॉज के तरीके कार के ज़रिए पीटीआई के सामने रख दी जाएगी और उसका एक टाइम पीरियड है, उसके बाद सज़ा का फैसला होगा कि क्या क्या सज़ा जो इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात में है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा
कि मैं समझता हूं कि ये फैसला एक तारीखी फैसला है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो इंटेग्रिटी का मुजाहरा किया है, जो उन्होंने प्रेशर्स को रेजिस्ट किया है, जो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई इमरान खान की तरफ से, इसीलिए की जा रही थी कि उनको इल्म था कि जिस मुनसिफ के सामने, जिसको उन्होंने खुद लगाया था, वो मुनसिफ जो है शायद एक ऐसा फैसला करे जिसके सामने वो मुल्जिम के तौर पे पेश हो रहे, जो उनके हक पे ना हो। तो उन्होंने उनकी पूरी पर्सनैलिटी, पूरे इदारे पे डायरेक्ट अटैक्स किए। और मैं इसको हमेशा से ये कहता हूँ कि ये फैशिज्म है, ये फैशिस्ट तरीक़ेकार है, और इसका तदराक करना अगर आपने माशरे को बचाना है मज़ीद इंतशार से। सो इस माहौल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे, उन्होंने तमाम इन प्रेशर्स को बर्दाश्त नहीं किया और एक मुकम्मल कानूनी तौर पे फैसला दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये उस इदारे की इंटेग्रिटी और उसकी जो सलाहियत है उसको आइंदा के लिए मजबूत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, और उनके फैसले आइंदा भी इसी तरह इदारे मजबूत होते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है कि इदारों को मजबूत करेगा। मगर इसमें मसला जैसे शेट्टी साहिबा हैं, उनसे अगर $13,000 ले लिए तो कोई फॉरेन फंड $13,000 का लेके तहरीक इंसाफ ने क्या कर लेना है या किसी के एजेंडे पर क्या अमल कर लेना है? यही हो सकता है ना कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी, इरेगुलरिटीज़ थी, अपार्ट फ्रॉम जो वुटॉन क्रिकेट है, ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ा मामला है, $21 लाख का, उसमें एक यूएई के शेख हैं जिनके $12 लाख है, वो एक बहुत बड़ा मामला है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ 351 कंपनीज़ हैं, किसी से $1,000 आए, किसी से $500 आए, किसी से $50 आए, किसी से $100 आए। ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तानी शहरी मदद कर रहे थे मगर उन्होंने अपनी जो कंपनी की तरफ से उस वक्त दे दिया, ज़ाती तौर पर अगर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि $1,000 $13,000 इससे क्या किसी पार्टी ने फॉरेन फंडेड पार्टी हो जाना है? देखिए, मामला इससे बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कानून शिकनी नहीं की गई। जब आप बात करते हैं तो 2.1 मिलियन तो वुटान का, जिस पे इन्होंने झूठा एफिडेविट जमा कराया, जो कि पीछे से जैसे आपने कहा कि उसकी फंडिंग अबराज की थी, और अबराज के अलावा यूएई के एक रॉयल फैमिली के शेख थे, उनकी फंडिंग थी $2 मिलियन की। लेकिन इसके पीछे अगर आप डिटेल्स में जाते हैं तो स्विट्ज़रलैंड से फंडिंग हुई, कनाडा से फंडिंग हुई, फिनलैंड से फंडिंग हुई, और ऑस्ट्रेलिया से मुख्तलिफ कंपनियों के ज़रिए फंडिंग हुई। ये तमाम की तमाम फंडिंग जो है ये गैर मुल्की फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में शामिल होती है। इसमें ऐसी फंडिंग भी है जो फॉरेन कंपनीज के ज़रिए, जिसकी अमाउंट्स जिसमें आपने जिक्र किया लिमिटेड है, लेकिन आपके सामने वो रिपोर्ट है कि जो टोटल फंडिंग उन्होंने सिर्फ कंपनियों के हवाले से की वो तकरीबन $5 मिलियन है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। और इसके अलावा फिर जो मसलन बैंक ऑफ इस्लामी में $1.6 मिलियन आए थे, जिसका कोई सोर्स एंड डिटेल्स नहीं है। इसके अलावा जो रुपए में कन्वर्ट होके आए हैं, जो कि स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी खतीर रकम थी, यानी 0.8 बिलियन रुपीस के करीब, वो भी इसी तरह विदाउट सोर्स एंड डिटेल्स है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे गैर मुल्की फंडिंग हुई है और गैर मुल्कियों ने फंडिंग की। ये तो आपने एक मिसाल दी, तो एक जो डिफेंस है और इसलिए ये ज़रा ज़्यादा एक जो डिफेंस है वो ये कि कौन सा किसी ने ज़ाती तौर पर अपने ऊपर ये पैसे खर्च कर लिए। इमरान खान साहब कहते हैं पार्टी के पैसे थे, पार्टी के ऊपर सारे के सारे खर्च हो गए। तो इसमें क्या ऐसा मामला है कि बतौर पार्टी के बानी रुकन आपको इस पर एतराज़ हो कि पार्टी ने क्या कोई मिसयूज़ कर लिए थे फंड जिसकी वजह से आपको एतराज़ हो? देखिए, मामला मिसयूज़ का नहीं है, मामला सोर्स का है। इमरान खान अगर खुद कानून अपने आप को समझते हैं और वो कहते हैं कि जी इसमें क्या हर्ज है, हर्ज ये है कि ये पाकिस्तान के जो कानून है फंडिंग के सियासी जमातों की, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की है। जिन अकाउंट्स को वो खुद ऑपरेट कर रहे हैं उसको छुपाया गया। फिर उसके बाद ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको बेनामी का कैटेगरी में डाल दिया गया, उसको डिसओन किया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की गई, सर्टिफिकेट्स गलत दिए गए। तो ये पूरी सीरीज ऑफ गैर कानूनी काम है जो कि पाकिस्तान के जो कानून है उसकी सरियन खिलाफ वर्जी है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। हमारा तो ये है कि जब आपको कोई पैसा देता है और बड़ी फंडिंग होती है तो वो कोई फ्री लंच तो नहीं होता। मसलन वुटन का जो पैसा है वो किस मकसद के लिए आया?
वो शख्स इधर आके इनका इकोनॉमिक एडवाइजर भी बन गया था। वो शख्स ये भी कहता था कि मेरी जो डील है कराची इलेक्ट्रिक की, जो अबराज की मलकियत थी चाइनीज कंपनी के साथ, इमरान खान खुद DGFIA को मुबैना तौर पे जो उनका अपना बयान है कि उन पे प्रेशर डालने की कोशिश की कि वो डील थ्रू करो, चाहे 87 बिलियन जो उनके पास उनकी लायबिलिटीज थी सुई सदन की, उसको भी किसी तरह से मैनेज करो। ये उसका नतीजा निकलता है। जब आप गैर कानूनी फंडिंग रिसीव करते हैं तो उसकी पॉलिसी इंप्लीकेशंस हैं, उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी, उसकी फॉरेन पॉलिसी। देखिए मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूं कि हिलरी क्लिंटन जो थी वो 2 दफ़ा फर्स्ट लेडी रही, लेकिन जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में वो सेक्रेटरी स्टेट बनने लगी तो उनसे एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया कि आपकी एक फाउंडेशन है, बिल क्लिंटन फाउंडेशन, जिसमें अरब्स फंड करते हैं, ऐसा कोई ना हो कि वो फंडिंग के जरिए आपकी फॉरेन पॉलिसी को, यूएस फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट कर सके। तो एक बड़ा स्पेशल मेटिकुलस एग्रीमेंट साइन किया, जब तक वो हेल्प उन्होंने नहीं लिया। इस बारीकी में जाते हैं कि जो गैर कानूनी फंडिंग है ये मुफ्त तो नहीं होती, इसका बड़ा मकसद होता है, इसीलिए गैर कानूनी फंडिंग के हवाले से इतनी तफसील से कानून है। तो इमरान खान जो है वो कोई कानून से, हाँ ये हमारा इशू है कि मैं समझता हूं कि वो जिस तरह बिहेव करते हैं वो ऐसा समझते हैं कि वो कानून से बालातर है, वो आइन से बालातर है। जो फैशिस्ट अंदाज में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमले किए, जिनको उन्होंने खुद नामजद किया था, जिनकी वो खुद तारीफ करते थे, ये एक पूरा एक खाका बन चुका है कि वो अपने आप को आइन, और अगर आप समझते हैं कि ये सब ठीक है जो गैर कानूनी है लेकिन फिर भी ठीक है, तो फिर आइन में एक तरमीम कर दें कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज वैलिड फॉर पाकिस्तानीज एक्सेप्ट इमरान खान, फिर तो बात समझ में आती है। बट दैट इज नॉट द कोर्स वी हैव। देखिए इस फैसले की एक और अहमियत कि इस फैसले ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को बेरी किया है। पाकिस्तान में पिछले 70 सालों ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी यानी हालात देखने हैं फिर फैसला करना है, कानून और आइन को कम देखते हैं, हालात को ज्यादा देखते हैं। अगर आप आइन और कानून को नाफिज करेंगे रूल ऑफ लॉ उसी सूरत में आएगी, अगर आप नहीं नाफिज करेंगे तो इस तरह हमारे लीडर दन दनाते फिरेंगे कानून से अपने आप को बालातर समझ के। इसलिए ये लैंडमार्क डिसीजन है, इसलिए ये हिस्टोरिक डिसीजन है, इसलिए पाकिस्तान की हिस्ट्री को, पॉलिटिकल हिस्ट्री का कोर्स को ये चेंज करेगी इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि यही कानून अब दूसरी सियासी जमातों पे भी लागू होगा, यही स्क्रूटनी दूसरी जमातों की भी होगी, उनके हवाले से भी फैसले आएंगे। तो तमाम सियासी जमातें रेगुलेट होंगी, कानून के नीचे आएंगी और एक क्रेडल ऑफ लीडरशिप बनेंगी। मगर नीचे से लीडर उठे, ना कि ऊपर लीडर्स बैठे। मगर साहब इस वक्त शो कॉज हुआ है, तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है कि जो उनके 13 दीगर अकाउंट हैं वो उनकी भी जस्टिफिकेशन दे देंगे, इसको अदालत में भी चैलेंज करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अदालत से रिलीफ भी मिल जाएगा। आप जाहिर है आज के फैसले पर खुश हैं, आपने 8 साल तक ये केस, बहुत तवील मुद्दत तक ये केस लड़ा है, मगर ये केस स्टैंड कर पाएगा? उन्हें वो कॉन्फिडेंट हैं कि अदालत में ये केस नहीं स्टैंड कर पाएगा या उनके खिलाफ जो भी फैसला आएगा वो नहीं स्टैंड कर पाएगा? देखिए अपील करना तो जाहिर है उनका कानूनी जो हक है वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तक अगर हम पहुँचे, मैं और मेरे साथी और जिन्होंने, मेरे वकील सैयद अहमद हसन शाह, उनके एसोसिएट बदर इकबाल चौधरी, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट अरसलान वर्दक, ये ऐसे जेम्स थे, हम सब ने मिल के एक टीम के तौर पे काम किया और हम यहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक हम पहुँचे हैं ये भी लोग इसको तस्लीम नहीं करते थे कि हम यहाँ तक पहुँच सकेंगे। वो कहेंगे, मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तानी इदारों से इंशाल्लाह इंसाफ लेंगे, तो ये जिस स्टेज पे भी जाएंगे इंशाल्लाह हम उनकी पूरी इमदाद करेंगे फैक्ट्स के हवाले से। जहाँ तक उनका हक है वो हक है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इररिफ्यूटेबल एविडेंस इलेक्शन कमीशन ने इस ऑर्डर में ले आउट कर दिया है जो वायलेशंस हुई हैं, इन पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब सिर्फ सजा देना बाकी है। वो चूंकि एक रिक्वायरमेंट थी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की कि आप शो कॉज का एक मौका देते हैं, उसके बाद वो जवाब आता है, उसके बाद सजा भी आपके सामने आ जाएगी कि किस हद तक इलेक्शन कमीशन जाता है कि फुल फोर्स ऑफ द लॉ अप्लाई करे। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की है, जिनको वो रेफर करे कि जो जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट के आईनी उसके तहत आती है कि वो उस पर एक्शन ले, अब ये उनकी जिम्मेदारी है। तो मुझे इस हवाले से किसी किस्म का कोई शक नहीं है। 2 रकात नफल पढ़ के मैं निकला था, अल्लाह ताला की बरकत से, मेरी माँ की दुआओं से और इस टीम के हवाले से हमने कामयाबी हासिल की, आगे भी हम कामयाब होंगे। क्यों? क्योंकि हम सच पे हैं,
सच का मुकाबला ताकत से है, सच का मुकाबला झूठ से है, सच ने जीतना है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया गुरैस बाबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। तो बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं हुकूमती अराकीन की तरफ से, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को भी लिखने का कह दिया है, मगर क्या हुकूमत सीरियसली इस बात को कंसिडर कर रही है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक फॉरेन फंडेड पार्टी के तौर पर मूव किया जाए? क्योंकि ज़ाहिर है फिर उसमें अल्टीमेट फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। आपको लगता है कि ये कहीं भी इस्टेब्लिश होता है इस फैसले से कि एक फॉरेन फंडेड पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, गुजारिश ये है कि इस मामले को परसू करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये चॉइस नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और वो बड़ी वाज़ेह रिपोर्ट है कि 150 करोड़ का कोई हिसाब इमरान खान नहीं दे सका। बाहर से पैसा आया, 351 बैरून मुल्क कंपनियों ने पैसा भेजा। पाकिस्तान का कानून कहता है कि आप मुकामी कंपनी से भी, पाकिस्तानी कंपनी से भी एक पैसा नहीं ले सकते। यहाँ 351 फॉरेन कंपनीज़ पीटीआई को, इमरान खान को पैसे भेज रही हैं। 34 फॉरेन नेशनल्स हैं, जिसमें ख़दशा ये है कि इंडियन और इजरायली शहरी भी शामिल हैं। फिर जो कानून है था उस वक़्त, जो आज भी जो PPO 2002 है, उसमें फॉरेन एडेड पार्टी की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। फॉरेन फंडेड नहीं, फॉरेन एडेड पार्टी, यानी वो जमात जिसको गैर मुल्की मदद हासिल है। उसमें डेफिनेशन बड़ी क्लियर है कि अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट, कोई फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी या कोई शख्सियत से पैसा लेकर आप मुल्क में सियासत करते हैं तो आप फॉरेन एडेड पार्टी बन जाते हैं, आप पे कानून का इतलाक होता है। तो आज इमरान खान ये हिसाब दें कि वो किससे पैसे लेते रहे, क्यों लेते रहे, किस मकसद के लिए पैसे इस्तेमाल हुए। ये कानून वैसे नहीं बनते, कानून इसलिए बनते हैं कि कोई बैरून मुल्क से पैसा लेकर पाकिस्तान के मामलात पर असरअंदाज ना हो। और यहाँ तो जो पार्टी का चेयरपर्सन है वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी रहा, जो उसके लोग उस जमात में थे वो हर इस मुल्क के अहम ओहदे पर फाइज रहे। उनमें से अब जमात जो है, इमरान खान अगर उसके हाथ साफ होते वो पहले दिन ही आके रिकॉर्ड दे देता। वो कहता था ये आपने मांगा है, ये मेरे अकाउंट्स हैं, ये उसका रिकॉर्ड है। 8 साल में एक रिकॉर्ड भी इमरान खान ने नहीं दिया। हर कोशिश की कि इस मामले को तूल दी जाए, इस मामले को दबाया जाए, इसको डिफ्लेक्ट किया जाए, इसको रोका जाए। हर कानूनी गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए। लेकिन आज हकीकत ये है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो फॉर्म दिया है वो भी झूठा दिया है, जो एफिडेविट दिया है वो भी झूठा दिया है, जो 16 अकाउंट्स इमरान खान कहता है मुझे पता ही नहीं है। मगर भाई साहब, ये सारी जो मज़ाक़ा खेज बातें हैं, अगर आपके हाथ साफ होते, पहले ये एक हफ्ते का मामला था। मगर भाई साहब, आप लोगों का मांगा था ECP ने, जमा करवा देते। मगर आप लोगों के केसेस भी हैं, पीपल्स पार्टी और आपका केस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है, स्क्रूटनी कमेटी उसको भी स्क्रूटनाइज कर रही है। आपको यकीन है कि ये जो बेकायदगियां हैं ये आपके अकाउंट्स में नहीं आएगी? आप मुतालबा करेंगे कि आपका भी फैसला फौरी कर दें, क्योंकि वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि आप लोगों का फैसला भी फौरी किया जाए? हमारा फैसला भी कानून के मुताबिक उसकी स्क्रूटनी करके, जो भी तरीकाकार है, हमसे जो मांगेंगे इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। ये हम PTI नहीं है, इमरान खान नहीं है कि 8 साल में एक रिकॉर्ड नहीं दिया। ये सारी जो रिपोर्ट बनी है ये स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से और जो फॉरेन डिस्क्लोजर होता है बैरून मुल्क उसके रिकॉर्ड से बनी है। और ये सिर्फ 2014 तक है, 5 साल का अरसा है। 5 साल में हर एफिडेविट, हर फॉर्म 1 जो इमरान खान ने अपने सिग्नेचर से जमा करवाया है वो गलत है और जैली है, फॉल्सिफिकेशन है उसके अंदर। तो अब 2014 के बाद क्या होता रहा वो तो एक और कहानी है। बस अब अगर आपके बात ना समझे, वैसे ज़ाहिर जो ख़ास तौर पर जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई, जो वुटाउन क्रिकेट का मामला है, वो तो बड़ा मामला है। आपके अकाउंट्स में कोई ऐसी बेकायदगियाँ नहीं आएंगी कि किसी बैरूनी कंपनी से पाकिस्तान पैसे ट्रांसफ़र कराने के लिए पैसे हों, फिर उसमें किसी शेख के पैसे निकल आएँ? इस किस्म के आप कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि जब आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं, आपको अपना भी कॉन्फिडेंस है कि जो रिवायत आप शुरू करेंगे उस रिवायत के विक्टिम आप खुद भी नहीं बन रहे होंगे आगे जाके?
जी बिल्कुल, जो हमारा रिकॉर्ड है उनके पास हमने दिया है, मज़ीद मांगेंगे मज़ीद दे देंगे, उसमें कोई बेकायदगी है उसको एक्सप्लेन कर देंगे, यही तरीक़ाकार होता है। तो इमरान खान ये एक्सप्लेन कर देना। आज जो भूटान क्रिकेट के आरिफ नकवी साहब हैं, उन्होंने खुद फरमाया है कि मैं क्रिकेट मैच करवाता था, मैं वहाँ पर चैरिटी के लिए फ़ंड रेजिंग करता था, और मैंने वो इमरान खान साहब को भी कुछ पैसे दिए हैं, दीगर लोगों को भी दिए हैं। लेकिन ये जो अकाउंट्स हैं ये चैरिटी के अकाउंट्स नहीं है। ये 55 करोड़ रुपया भूटान क्रिकेट से पीटीआई के अकाउंट में आया है, जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया। इसका जवाब है किसी के पास? ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ सैकड़ों ट्रांजैक्शनें हैं। यहाँ पर 150 करोड़ रुपए का मामला है जो सामने आया है। फॉर बैरून मुल्क कंपनियाँ बनाई गई, यहाँ पर अपने मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट खोले गए, वो करते रहे। कौन सा गैर कानूनी काम है जो यहाँ पर नहीं हुआ? अगर वही कानून इतलाक करें जो हम पे हुआ, तो आज इमरान खान के सारे हवानी को जेल में होना चाहिए। मगर भाई साहब, बगैर इल्ज़ाम के, बगैर सबूत के जेलों में डाला गया। भाई साहब, आज तो सबूत भी मौजूद है, इल्ज़ामात भी मौजूद हैं, मगर भाई साहब की रिपोर्ट भी है। भाई साहब, मैं दो केसेस को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मगर फिर भी ये मिसाल देते हुए कि हम 2017 से एक ऐसी सिचुएशन भुगत रहे हैं कि पाकिस्तान में एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, जिसका करोड़ से ऊपर वोट था, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एक रिसीवेबल सैलरी की वजह से, जो उसने लेनी नहीं थी। कंपनी 2014 में बंद हो गई थी। अब एक और प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पॉपुलर लीडर हैं, 1.5 करोड़ से ज़ायद वोट लिया है। और ज़ाहिर मुल्क में जो पॉपुलर लीडरशिप है वो आसानी से नहीं पैदा होती है, एक एसेट होती है मुल्क का। ममनुआ फंडिंग है, वो जब्त हो जाए, ये एक अलग मामला है। मगर एक पार्टी को फॉरेन फंडेड साबित करके उस पर बैन लगाने अगर आप जाएंगे, या इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कराने अगर आप जाएंगे, जो कि हनीफ अब्बासी साहब की प्ली थी और वो इलेक्शन कमीशन के फैसले से ही उसको नत्थी कर दिया गया था, तो आप समझते हैं कि आगे ही बढ़ रहे होंगे हम। आज ये डिस्क्वालीफाई होंगे, एक नई रिवायत खुलेगी, कल को और डिस्क्वालीफाई हो रहे होंगे। तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है हमें कि जो माजी के गलत फैसले हुए, कम से कम अदालत से इस्तदा करें कि उन्हें ख़त्म करें, आगे बढ़ें, मुल्क की पॉपुलर लीडरशिप को अवाम ही मुस्तरद करे, अवाम ही इलेक्ट करे, बजाय इसके कि इस तरीके से वो उन पर बैन लग रहा हो या वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हो। देखिए, हनीफ अब्बासी साहब का केस जो है, अब उस पर भी फैसला करना पड़ेगा। उस वक्त कहा गया था कि जब इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी इस पर फैसला हो जाएगा। मैं डिस्क्वालिफिकेशन की बात, हमने कोई प्ली डिस्क्वालिफिकेशन की नहीं की, लेकिन ये हमारे मुल्क की तारीख का हिस्सा है, कानूनी तारीख का हिस्सा है कि सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, खुद ट्रायल कोर्ट बने, और इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को अपने बेटे की कंपनी की डायरेक्टरशिप जो उन्होंने वीज़ा लेने के लिए हासिल की थी, उसकी फ़ीस ना लेने पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और पूरी ज़िंदगी के लिए बैन लगा दिया। तो आज इंसाफ का तकाजा ये है कि जब एक और सियासी जमात के सदर के ख़िलाफ़ इतना वाज़ेह सबूत 150 करोड़ रुपए के कम अज़ कम रकम जो है, जिसका कोई हिसाब वो नहीं दे पाए, जिसका उन्होंने हर कानून मुल्क का इलेक्शन लॉज तोड़े हैं, तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ साहब ताहियात डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हैं फ़ीस ना लेने पर चंद हज़ार रुपए की, तो फिर इमरान खान जो 150 करोड़ का हिसाब नहीं दे पाया, जिसने हर कानून तोड़ा, बैरून मुल्क कंपनियों से पैसे लिए, शख्सियात से पैसे लिए, तो क्या उस पर कौन सा कानून लागू होगा? वो तो फिर कितनी दफ़ा ताहियात उसको आप डिस्क्वालीफाई करेंगे। मगर इलेक्शन आज तकाजा इंसाफ का है। आज इस बात की क्लैरिफिकेशन इमरान खान साहब खुद दे दें। मगर दूसरों को इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, धमकियां देते रहे हैं, जेलों में डालते रहे हैं, ज़रा आज हिसाब तो देना कि आपके कानून का इतलाक क्यों ना हो, आप पे मनी लॉन्ड्रिंग क्यों ना लगे। जो आपके 16 के अकाउंट्स हैं, जिसको आपके पार्टी के सीनियर ओहदेदार चलाते रहे हैं, क्या आज उनको जेल में नहीं होना चाहिए? सब जो तो कह दिया मेरा इन अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, अकाउंट में बैरून मुल्क से पैसा भी आया, इस्तेमाल भी हुआ। मतलब जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला देना है बड़ी संगीन और गहरी है। मतलब इलेक्शन कमीशन ने गिल्ट डिटरमिन कर दिया, शो कॉज कर दिया, वो फैसला देगा। मगर दो चीज़ें आपके हाथ में है ना, एक तो जाहिर है वो हनीफ अब्बासी साहब का मामला है, क्या आप वो 62 के आर्टिकल 62 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इमरान खान साहब के लिए आप जाएंगे, या फिर जो दूसरा मामला है कि वफाकी हुकूमत ये फैसला कर सकती है कि फॉरेन एडेड पार्टी के तौर पर मूव करना या नहीं करना, जाहिर अल्टीमेट फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इस पर करना, ये दो काम आप करेंगे या आप इलेक्शन कमीशन पर ही छोड़ेंगे कि शो कॉज कर दिया है, फिर इलेक्शन कमीशन देखेगा उन्होंने क्या फैसला करना? जी शाहजेब साहब, ये अनप्रेसिडेंटेड कानूनी सिचुएशन है। इससे पहले मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पार्टी का सरबराह और एक बड़ी जमात का सरबराह जो वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, उसने इस किस्म की हरकतें की हों।
हर किस्म का झूठ बोला हो, हर किस्म की चोरी की हो, 150 अरब रुपया हर किस्म की कॉरपोरेशन से लेकर मुल्क में लाया हो, उससे सियासत करता हो, मुल्क की सियासत पर असरअंदाज हो, ये गहरी बातें हैं। इसलिए इन पर बड़ी सोच विचार करके क्या अगला कानूनी तरीकाकार होगा। और मैंने पहले कहा कि ये आज हुकूमत की जिम्मेदारी है, उससे बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि अगर मुल्क का कानून टूटा है, मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, उस पर कार्रवाई करे। वो क्या कार्रवाई होगी इसका तयन लॉ मिनिस्ट्री और दीगर जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो करेंगे। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत के इरादे ख़तरनाक हैं, तो सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए कितनी ख़तरनाक है। अहमद बिलाल महबूब साहब, सदर पिल्डैत, इसके अलावा मुनीफ फारूक साहब सीना साफ़ी तज़ियाकार हैं, इसके अलावा माहिर कानून हैं, वो दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए कितना ख़तरा है उनसे पूछते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने रिपोर्ट ज़ाहिर देखी है, आप समझते हैं जिस तरह तहरीक इंसाफ कह रही है कि कोई ऐसी बात ही नहीं है, एकदम डिफेंड कर लेंगे, अपने अकाउंट्स भी डिफेंड कर लेंगे, कोई ऐसा मामला नहीं है, अदालत में चैलेंज कर देंगे, ये इतना ही सिंपल मामला है, यह ख़तरनाक मामला है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए, जो आपने रिपोर्ट देखी है? बहुत शुक्रिया शाहजेब। मेरे ख्याल में तो ये ख़तरनाक मामला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर के ज़रिए से एक ऐसी ठोस बुनियाद फराहम कर दी है जिसका फ़ायदा उठा के अब वफाकी हुकूमत अगले मरहले के ऊपर पेशकदमी कर सकती है, और वो बड़ी इफ़ेक्टिव पेशकदमी हो सकती है। और वो ज़ाहिर है कि पार्टी की डिसोल्यूशन का मामला है, और फिर पार्टी के लेजिस्लेटर्स की डिसक्वालिफिकेशन का मामला है, उनकी डीसीटिंग का मामला है। इसके लिए इक़दाम करने के लिए जवाज़ फराहम हो गया है। अब मामला कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट के अंदर हमने ये देखा है माजी में भी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस हो या नवाज शरीफ साहब का केस हो या अब ये केस हो, कि वो अदालत उस मामले को कितना नैरोली इंटरप्रेट करती है और कितना टेक्निकली उसको इंटरप्रेट करती है और कितना जेनरसली उसको देखने की कोशिश करती है। इस केस के अंदर भी ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप टेक्निकल और लिटरल इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो मेरे ख्याल में बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता है पीटीआई के ख़िलाफ़। लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी सी लिबरल या ओपन किस्म की जस्टिफिकेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है जिसने मुल्क की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाया है, तो सिवाय मेरे ख्याल में एक फंडिंग के जो वोट ऑन क्रिकेट के ज़रिए से आई है, बाकी कोई मुझे ऐसी फंडिंग ऐसी नहीं लगती जो उस क्राइटेरिया पे पूरी उतरे। तो ये दोनों बातें हैं, लेकिन ये कोर्ट के एटीट्यूड पे, कोर्ट किस तरह से उसको देखता है, इस पे बहुत डिपेंड करेगा। मेरे ख्याल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों इंतहाई बदकिस्मत थे कि कोर्ट का व्यू उनके बारे में बड़ा शदीद था, सख्त था। क्या वैसा ही मामला कोर्ट के बारे में आएगा, या कोर्ट ने जिस तरह कह दिया था कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को पता ही ना चला हो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, इस तरह का अगर व्यू अगर लेंगे तो मेरे ख्याल माफ़ करने की भी बहुत गुंजाइश होगी। लेकिन इमरान खान साहब को भी और उनकी पार्टी को भी मेरे ख्याल में यहाँ अपनी गलतियों को तस्लीम करके आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकालना होगा। ये नहीं हो सकता कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी की हो, इतनी ओपनली ब्रेजनली खिलाफ वर्जी की हो, और फिर आप उसके ऊपर कोई आपको शर्मिंदगी या नदामत भी ना हो और आप कहें कि नहीं हमने तो बिल्कुल ठीक किया था, और फिर आप बच के निकल जाए, तो ये आंदा के लिए भी ये बुरा प्रेसिडेंट होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की किस्मत का फैसला अहमद बिलाल महबूब साहब इस बात पर है कि इमरान खान को नवाज शरीफ की तरह देखा जाएगा या फिर इमरान खान को इमरान खान की तरह देखा जाएगा जैसे देखा गया? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह किसी ने कहा ना कि हिस्ट्री डिपेंड्स ऑन हु राइट्स इट, तो मेरा ख्याल में कुछ अदालतों के मामलात भी ऐसे ही होते हैं कि जो फैसले लिखते हैं उन पर बहुत डिपेंड करता है फैसला। मुनीफ फारूक साहब, आप क्या समझते हैं, वाकई कानूनी तौर पर एक बहुत ही मुश्किल में पड़ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि कम से कम रिएक्शन ऐसा नहीं है उनका कि ऐसा कोई मामला है। तो कहते हैं अकाउंटेंट था, इमरान खान साहब को क्या पता, वो तो सर्टिफिकेट था, दे दिया उन्होंने दस्तखत करके, इसके अलावा हम जस्टिफाई कर लेंगे, अदालत में अपील कर देंगे। शाहजेब साहब शुक्रिया आपका। देखिए, ट्रिविलाइज करने की आदत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी है कि कोई भी अगर बड़ा इशू हो तो कहा जाता है कि नहीं तो ये इशू है ही नहीं और कोई मसला है ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है
कि ये धचका तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरे ख्याल में अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने कहा कि जी सर्टिफिकेट को आप इक्वेट नहीं कर सकते एफिडेविट के साथ। देखिए जो हनीफ अब्बासी साहब का केस है उसके अंदर जहाँ तक इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डील किया, नोवेयर हैज इट एवर सेड कि सर्टिफिकेट और एफिडेविट के अंदर कोई फ़र्क है। इनफैक्ट अदालत ने कहा कि क्योंकि हमारे पास फाइंडिंग्स नहीं है लिहाजा हम प्रेजुडिस नहीं करना चाहते उस कार्रवाई को जो कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल इख्तियार है कि वो पार्टी फंड्स के हवाले से सवाल उठाए। इलेक्शन कमीशन ने उठा दिए और अपनी डिक्लेरेशन या अपना जो नतीजा था वो भी सामने रख दिया। अब जो एलिजिड फॉल्सिटी है उस सर्टिफिकेट की, उसके बारे में अदालत आज़ाद है फैसला करने के लिए। और अदालत ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है, ना ट्रिब्यूनल है, लिहाजा कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ जो मेरी नज़र में हाई कोर्ट हो सकता है, इनफैक्ट किसी स्टेट पर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, वो ये डिटरमिन करेगा कि क्या इमरान खान साहब की हुई ये गलती जो कि उन्होंने एक सर्टिफिकेट के तहत दी, क्या ये अकाउंटिंग मिस्टेक है, ये कोई ऑनेस्ट मिस्टेक है, या ये फॉल्स डिक्लेरेशन है। क्योंकि अगर आप 62(1)(f) को देखें तो उसके अंदर तो ना एफिडेविट का जिक्र है ना ही उसके अंदर सर्टिफिकेट का जिक्र है। उसके अंदर तो ये है कि अगर आप कोई भी डिक्लेरेशन कॉन्ट्ररी टू व्हाट अ सगेशियर और अ राइटफुल पर्सन इज आ जाती है, बीट ऑफ एनी नेचर, वो क्वालिफाई करेगा 62(1)(f) के अंदर। लेकिन ये एक ऐसा केस है, एक आर्ग्यूएबल केस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल भी है इस मामले को डिफेंड करना। जहां तक बात है ये रेफरेंस की जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत इस वक्त करना चाह रही है, इलेक्शन कमीशन ने आखिरी लाइन के अंदर, शाहजेब साहब आपने वो फैसला पढ़ा है, आखिरी लाइन के अंदर ये खुद बुनियाद उन्होंने फराहम की है पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को कि आप इस मामले को देखिए, केस फॉरवर्ड किया है। अब इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार है, वो ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग तक का ही मामला होता तो उसके लिए तो शो कॉज नोटिस देना था, उसके लिए केस वफाकी हुकूमत को भिजवाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इलेक्शन कमीशन ने एक केस वफाकी हुकूमत को भेजा है तो इलेक्शन कमीशन के पास बादियों नज़र में ऐसे इररिफ्यूटेबल एविडेंस है जिसके ऊपर डिक्लेरेशन आ सकता है। महबूब साहब, एक बात जो मुसलसल कह रही है तहरीक इंसाफ और वो ये है कि जी बायस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी पहले भी गए थे, 1.5 माह पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि एक ऐसा सलूक कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिससे ये साबित हो कि वो बायस्ड है। आप समझते हैं कि ये प्ली जो है ये अब अगर दोबारा अदालत में जाते हैं कह के कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे खिलाफ हैं, इसके कोई वाज़ेह ग्राउंड्स मौजूद हैं इस वक्त उनके पास? देखिए, हम तो चूँकि इलेक्टोरल प्रोसेस को मुस्तकिल मॉनिटर करते हैं और मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशंस को भी हमने देखा है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन न सिर्फ ये कि बायस नहीं है, कोई बायस नहीं है, लेकिन उसका एक कसूर ऐसा है जो शायद माफ़ ना किया जा सकता हो, वो ये कि अपनी अथॉरिटी को वो असर्ट कर रहे हैं। मैंने काफ़ी मुद्दत के बाद ही कोई इलेक्शन कमीशन देखा है कि वो उनके पास इख्तियारात हैं और वो उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे डस्का के मामले में किया गया। और अब इस मामले में मैं हैरान हूँ कि इतने प्रेशर के बावजूद उन्होंने ये ऑर्डर अपना पास कर दिया है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो उनको क्वालिफाई शायद करती हो कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए, वरना कोई एविडेंस नहीं है जिसके बुनियाद पे कहा जा सके कि इलेक्शन कमीशन बायस है। और अभी हाल ही में आपने देखा है कि लाहौर के पंजाब के अंदर जो 20 इलेक्शन हुए हैं उसके नताइज और जिस तरह वो कंडक्ट किया गया है, हमें कोई ऐसा शहादत नहीं मिली कि उन्होंने किसी जगह पे इलेक्टोरल प्रोसेस को अफेक्ट करने की कोशिश की हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल गलत बात है। और वो स्टेज सेट की जा रही थी कि अगर इस किस्म का एडवर्स फैसला आ जाए तो शायद फिर उसकी बुनियाद पे वो अपने आप को डिफेंड कर सकें कि देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन ही बायस था। और ये एक आदमी का फैसला नहीं है, 3 आदमियों का मुत्तफिक का फैसला है और किसी को भी इसमें वीटो पावर नहीं थी। तो ये मेरे ख्याल में बहुत वीक आर्ग्यूमेंट है पीटीआई का। मुनीब, आप बताएगा कि ज़ाहिर जो बाई इलेक्शन से पहले मैं ज़रा सियासी क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, आपने कवर किया
कि क्या इस वक्त माहौल है? खान साहब ने, इमरान खान ने एक बाकायदा बयानिया बना दिया था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, फॉरेन साजिश हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल आया तो मुझे याद उसमें उज़ैर यूनुस ने भी यही कहा कि ये बयानिया बनाने में इमरान खान साहब को और आसानी हो जाएगी कि मेरे खिलाफ देखें साजिश और ज़्यादा हो रही है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स में फ़र्क नहीं पड़ना है और खान साहब इसको भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? ज़ाती तौर पर उनको खतरा ज़रूर है, मगर सियासी तौर पर वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपने बाई इलेक्शन में सूरत हाल देखी, अगर क्विकली बताएं। शाहजेब साहब, अगर देखा जाए तो जो सियासी जो इमोशंस होते हैं या जो वोटर का इमोशन है टुवर्ड्स इट्स लीडर, वो डिवोर्स्ड होता है फ्रॉम ऑल दी प्रैक्टिकल रियलिटी। ये एक रियलिटी है जो कि इलेक्शन कमीशन का फैसला हमारे सामने आया है, लेकिन ये भी एक उससे बड़ी रियलिटी है कि इमरान खान साहब का सपोर्टर मौजूद है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किसने किया, पैसा किसने दिया, उसमें कितनी फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड था कानून का या आइन का, कितनी ज्यादा ग्रॉस वायलेशन की गई, कितना ज्यादा झूठ बोला गया, कितनी ज्यादा मिसरिप्रेजेंटेशन की गई, उसको इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता। इनफैक्ट जो एक्सपैट्रिएट्स हैं वो तो ये कहते हैं कि हम इस कानून को या इन तमाम बातों को मानते ही नहीं, हम तो जेन्युइनली इमरान खान को पैसा देते हैं और हम चाहते हैं इमरान खान इक्तदार में आए और वो सब कुछ ठीक कर दें। इमरान खान साहब को ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। इट्स लाइक जैसे कोई टेफलॉन होता है ना कि उसके ऊपर कोई चीज ठहरती नहीं है। इमरान खान साहब का भी ऐसा ही है कि उनके ऊपर कोई भी आप इल्जाम उछाल दें या उनके ऊपर कोई बात आ जाए, वो ठहरेगी नहीं, वो नीचे चली जाएगी, वो स्टे नहीं करेगी। लेकिन ये बात जरूर है कि इमरान खान साहब की जमात शायद पहली मर्तबा इतने बड़े कानूनी शिकंजे में पहली दफा आई है। इसलिए क्योंकि शिकंजा मैं इसलिए कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि यू कैन जस्ट श्रग इट ऑफ योर शोल्डर्स, आपको जवाब देना पड़ेगा और किसी भी स्टेज के ऊपर शायद ऐसा आर्ग्यू करना पड़े केस को कि जो इससे पहले इमरान खान साहब के लिए हालात नहीं थे। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, बहुत कुछ बदल जाता है शाहजेब साहब, हमारे मुल्क में आइन और कानून की तशरीह भी बदल जाती है और जिस इंटरप्रिटेशन की बात अभी अहमद बिलाल महबूब साहब कर रहे थे वो भी बदल जाती है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। कानूनी तौर पर भी तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल हो सकते हैं, हुकूमत अलग इंदिया दे रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अलग हुकूमत को लिख दिया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुसलसल गिर कर आखिरकार रुपए की कदर में कुछ इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, मगर अभी तक इंटरबैंक में बहुत बेहतरी नज़र नहीं आई है। आज भी इंटरबैंक में रुपए में सिर्फ 46 पैसे की बेहतरी आई और डॉलर 238 रुपये 38 पैसे का हो गया है। और ओपन मार्केट में भी डॉलर 250 की सतह छूने के बाद 241 पर आ गया है। आज IMF की तरफ से भी यह बयान सामने आया है कि पाकिस्तान ने IMF की बोर्ड मीटिंग से पहले तमाम शराइत पूरी कर दी हैं और अब अगस्त के आखिर में होने वाली मीटिंग से पहले पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से फंडिंग का इंतजाम करना है ताकि IMF भी अपनी किस्त जारी करे। जुलाई के तजारती खसारे में भी कमी आई है और जुलाई में तजारती खसारा 15 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है और 2.6 अरब डॉलर रहा है। मगर महंगाई की आदाद शुमार बहुत परेशान कुन है। जुलाई में 25% की सतह को महंगाई छू रही है। 14 साल की बुलंद तरीन शरह है। रुपया गिरने की वजह से महंगाई पर असरात अलग पड़ रहे हैं, मगर क्या मार्केट में पैनिक की सूरत हाल कम हो रही है? और ओपन मार्केट में जो अचानक पैनिक की सूरत हाल नजर आई थी, डॉलर मिल भी नहीं रहा था, 250 की सतह पर चला गया था, क्या वहां पर इस्तेहकाम आ रहा है? इस पर चेयरपर्सन फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान का क्या मौक़िफ़ है, देखिए। जी दरअसल ये इंटर बैंक की वजह से हुआ क्योंकि PSO की जो एलसियाँ खुली हैं वो 250 से 253 तक भी खुली हैं। जब उनको इंटर बैंक में डॉलर मार्केट मिल नहीं रहा था और मेरी मिफ्ता इस्माइल साहब से पिछले हफ्ते मीटिंग भी हुई थी और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी जिन लोगों ने चीज़ें इम्पोर्ट कर ली हैं और उन्होंने क्या किया, इम्पोर्टर माफिया ने क्या किया है कि उन्होंने बगैर LC के अपने सेल्फ रिलेशन पे पैसे मंगवा लिया। पोर्ट पे जब माल आ चुका था इतने डॉलर इंटर बैंक में नहीं थे। ये लोग फिर क्या कर रहे थे, जो इम्पोर्टर थे वो मार्केट से डॉलर ख़रीद रहे थे और हवाले के ज़रिए बाहर से ख़रीद के अपनी पेमेंटें अपने वाइंडर को दे रहे थे, जिसकी वजह से पैनिक आ गया था। इम्पोर्ट बिल जो है उन्होंने बताया कि 5 अरब डॉलर का इस महीने आएगा, पिछले महीने 7 अरब डॉलर था। और IMF से जो किस्त मिलनी है वो भी अगस्त में ही मिलनी है इंशाल्लाह, उम्मीद है। बेसिक जो लेवल पे, जो स्टाफ लेवल पे तो तय हो चुका है, मैदे पे साइन होने। तो ये चीज़ें ऐसी थी कि पाकिस्तान के इससे बेहतरी के रुपये और रुपये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हो गया। तो आप देखेंगे एक्सपोर्टरों ने तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर बाहर रोके हुए हैं अभी तक। तो उनके अब डॉलर जब गिरने शुरू होंगे, आप देखोगे सारे के सारे डॉलर आना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान के जो रुपये है जो इस वक्त मैं समझता हूँ, आप देख लेंगे इसी हफ्ते जो है 230 तक भी जा सकता है और उसके बाद जाके 220 तक, और अगर IMF की किस्त रिलीज़ होती है तो ये 180 और 190 तक जा सकता है। सब में आम बात यह है कि खुद मिफ्ता इस्माइल 204-205 रुपये से कह रहे हैं कि जैसे IMF का प्रोग्राम बहाल होगा रुपया मुस्तहकम होगा, मगर रुपया मुस्तहकम नहीं हुआ, मुसलसल गिरता चला गया, 240 की सतह पर चला गया था। अब देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या होता है। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए,
बलूचिस्तान में एक निहायत अफसोसनाक हादसा पेश आया है। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कामों में मसरूफ़ पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम के बायस गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें सवार कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफसरान और सिपाही शहीद हो गए हैं। ISPR ने गुज़िश्ता रोज़ लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा मिलने की तस्दीक करते हुए बताया है कि कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए हैं। शहदा में DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद हनीफ भी शामिल हैं। इसके अलावा कोयटा कोर के इंजीनियर ब्रिगेडियर खालिद, हेलीकॉप्टर के पायलट मेजर सईद, मुआवन पायलट मेजर तलहा और अमले में शामिल चीफ नायक मुदस्सिर भी शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान के रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ़ था, जहां ख़राब मौसम के बाइस हादसा पेश आया और इसका मलबा मूसा गोट से मिल गया है। हादसे में शहीद होने वाले पाक फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का ताल्लुक लाहौर से था। उन्होंने 1989 में आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन लिया था और पाकिस्तान आर्मी के कलीदी ओहदों पर काम किया। शहादत के वक्त वो कोर कमांडर कोयटा के ओहदे पर तैनात थे। इससे पहले उन्होंने 111 ब्रिगेड की कमांड भी की और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के कमांडेंट भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल भी रहे। उन्होंने IGFC बलूचिस्तान की हैसियत से भी फ़राइज़ अंजाम दिए और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर 2 मरतबा तमग़ाए बसालत से भी नवाजा गया था। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।